NTA-UGC नेट यानी निमेज नेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 4। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड के बारे में आज हम जानने वाले हैं। और इसमें हम मुख्य रूप से लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, समूह शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड इत्यादि के बारे में बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर किस तरह का मेथड अपनाया जाता है टीचिंग का। देखिए इसके अंदर सबसे पहले बात आती है टीचर सेंटर्ड मेथड की बात आती है कि टीचर किस किस तरह का मेथड अपनाता है। सबसे नंबर 1 पे दोस्तों व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड है, और ये काफ़ी पुराना मेथड है दोस्तों, सदियों से चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण, समीक्षा विधि और प्रश्नोत्तरी। इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर व्याख्यान विधि की बात करते हैं। जैसा कि बात से पता चल रहा है दोस्तों, लेक्चर मेथड यानी कि इसके अंदर हम व्याख्या करते हैं, किसी चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में जेम्स एम ली ये क्या कहते हैं, व्याख्यान एक समूह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी विशिष्ट प्रकरण या समस्या पर सावधानी पूर्वक व्याख्यान तैयार करता है, उसके बारे में बताता है, विवरणात्मक भाषण देता है, औपचारिक भाषण देता है, फॉर्मल भाषण देता है, उसके ऊपर पूरे डिटेल से उसके बारे में समझाता है लेक्चर के दौरान, व्याख्यान के दौरान। इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है और विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। सीधी सी बात है दोस्तों, जब हम लेक्चर सुनते हैं किसी का तो हम आराम से बैठ जाते हैं और उसकी बातें सुनते रहते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, टीचर इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और इसमें प्रश्नोत्तरी विधि का यूज किया जा सकता है दोस्तों। व्याख्यान विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति होती है, यानी कि इसके अंदर पूरा कंट्रोल होता है। जो टीचर है वो ही अपने हिसाब से बताएगा, अपने हिसाब से क्लास शुरू करेगा, अपने हिसाब से बीच में रुकेगा, यानी कि पूरा प्रभुत्व होता है टीचर के पास में। संप्रेषण शिक्षण नीति होती है इसमें। व्याख्यान, कथन एवं विवरण, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। इसमें कथन होते हैं, विवरण यानी कि डिटेल से कोई चीज़ बताई जाती है, प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया जाता है, अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट की जाती है कोई चीज़ ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सके। तकनीकों एवं सहायक साधनों का प्रयोग ये हो सकता है दोस्तों, जो टीचर है वो चाहे तो अलग अलग तकनीक का यूज़ कर सकता है व्याख्यान विधि के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि एक एम होता है, किसी एम को लेकर ही व्याख्यान दिया जाता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। व्याख्यान विधि में क्या क्या शिक्षण सिद्धांत हो सकते हैं। बोले गए शब्दों की प्रभावशीलता, जब हम लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर प्रभावशीलता होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम रुक गए और ज़्यादा रुक गए, कम रुक गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही तरीके से हमारा उसके अंदर प्रभाव होना चाहिए।
उद्देश्य की प्राप्ति जो हम लेक्चर दे रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य पूरा भी होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे मान के चलिए कि हम कई बार देखते हैं क्लास के अंदर एक टीचर है, टीचर 2 घंटे तक लेक्चर दे रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ वो करता ही नहीं है, मेन चीज़ वो बताता ही नहीं है। इसी तरीके से हम यूट्यूब पे भी देखते हैं ना, यूट्यूब पे आप कई बार इरिटेट हो जाते हो और कहते हो कि क्या वीडियो है ये, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो तो इसने बताई नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये है दोस्तों, उसके अंदर उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए। अगर हमें बहुत अच्छे तरीके से टीचिंग करनी है तो स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि ये जो चीज़ है, जो व्याख्यान दे रहा है, ये हमसे रिलेटेड है। व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए। पूर्व ज्ञान तथा समन्वय, पूर्व ज्ञान होना चाहिए। जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ये नहीं है कि लेक्चर देते गए उसके बारे में अच्छे से पता ही नहीं है। स्पष्टीकरण के लिए मौका, स्पष्टीकरण होना चाहिए उसके अंदर। कौशलों का विकास, यानी कि स्किल ऐसा होना चाहिए लेक्चर हमारा जिससे स्किल में भी वृद्धि हो सके। और भी काफ़ी तरह की चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरकता प्रदान करने का साधन, यानी कि वो कंप्लीटनेस आनी चाहिए हमारे लेक्चर के दौरान। ये ना हो कि किसी चीज़ को आधा अधूरा हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, व्याख्यान विधि की दोष क्या है, क्या लिमिटेशन है इसकी। इसमें देखिए, अधिगम का प्राकृतिक साधन नहीं है। ये देखिए, अधिगम यानी कि सीखने का ये नेचुरल तरीका नहीं है दोस्तों। इसके लिए क्या है कि एक व्याख्यान देने वाला होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। हम नेचुरल तरीके से नहीं सीख सकते इसको। शिक्षण केंद्रित होता है, ये शिक्षक केंद्रित होता है, सॉरी, इसके अंदर टीचर सेंटर में होता है। इसके अंदर शिक्षण का अधिक बोझ, इसके अंदर जो टीचिंग का बहुत ज़्यादा बोझ हो सकता है। अकुशल शिक्षक, अगर जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो अच्छे से ज्ञान नहीं है, उसको किसी चीज़ का अच्छे से पता नहीं है, तो हमारी स्टडी अच्छे से नहीं होगी। और पाठ्य पुस्तक का विकल्प, इसके अंदर क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक का विकल्प नहीं होता। हमें क्या है कि पूरे 1 घंटे उनके सामने सुनना है, उनको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तैयार सामग्री, और आगे हम बात करते हैं अमनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। ये निम्न कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है। जो छोटी कक्षाएं हैं दोस्तों उनके लिए अनुकूल नहीं है। और क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग उपयोगी नहीं है। क्रियात्मक उद्देश्यों की, जो एक्शन बेस कोई कार्य है, जैसे प्रैक्टिकल बेस कोई चीज़ है, तो उसके अंदर ये सही तरीके से लागू नहीं होता। प्रैक्टिकल बेस चीज़ के अंदर क्या है दोस्तों, हमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे किसी चीज़ को, तभी वो हमें समझ में आएगी। केवल लेक्चर सुनने से हम किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझ सकते, काफ़ी बार हमें प्रैक्टिकल भी करके देखना पड़ता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करते हैं। लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम लेक्चर भी देते हैं प्लस में डेमो भी करके दिखाते हैं इसके अंदर। और ये काफ़ी प्रभावशाली विधि है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन। और इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे लाइव मॉक टेस्ट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको करवाएं। विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं, इसके अंदर दोनों एक्टिव रहते हैं। शिक्षक सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ साथ नीति का सत्यापन भी करता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, लेक्चर तो देते ही है, ठीक है। जैसे लेक्चर के दौरान उसने कुछ सिद्धांत बताया, तो वो बताएगा कि ये कहाँ पे यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, वो डेमो करके दिखाएगा ताकि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यानी कि इसमें दोनों तरह की चीज़ें होती है, लेक्चर भी होता है और डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी। अगर हमारी क्लास का जो साइज़ है वो छोटा होगा तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। शिक्षण में कम समय लगना, इसमें कम समय लगेगा बच्चे को समझने में। अगर हम थ्योरी गा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अच्छे से नहीं समझ पाएगा बच्चा। स्वयं देखकर सीखना, अगर हमारे सामने कुछ डेमो हो तो हम उसको देख के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझना, ये वही सारी चीज़ें दोस्तों। थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम डेमो करके देखेंगे तो हमारे पास सिद्धांत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने के अवसर ना मिलना। इसके अंदर हो सकता है कि टीचर खुद ही डेमो कर रहा है, तो वो
क्या है कि उसके अंदर अगर विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ, उसको आपको उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं हम, है ना, रोटी बनाते अगर हमें 100 बार भी बताया जाए भाई ये बेलन होता है और ये चकला होता है, चकले के ऊपर हम आटा रखते हैं और आटे को इस तरह से बेलते हैं, इस तरह से बेलते हैं, अगर ये चीज़ हमें डेमो करके 1000 बार भी बताई जाए तो क्या हम 1000 के बाद पहली बार में ही रोटी बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हमारे लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल डेमो देखना ही ज़रूरी नहीं है, खुद भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और हम बात करते हैं ठीक ठीक प्रकार से प्रयोगों का निरीक्षण नहीं करना। अगर हम वही बात आ रही है दोस्तों, अगर कोई प्रयोग हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, उसको हम अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे, कुछ चीज़ मिसिंग हो जाएगी, तो वो इनकम्प्लीट जानकारी होगी। और इसके अंदर है विद्यार्थियों की अभिरुचि, कार्यक्षमता, तर्कशील कल्पना तथा स्वतंत्र चिंतन जैसे गुणों का समुचित विकास न होना। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मान के चलिए किसी स्टूडेंट की जो इच्छा है वो कम हो सकती है उस काम को करने में, वो डेमो करने में उसकी इच्छा ना हो, तो अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार, अलग अलग स्टूडेंट के अनुसार इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति सभी की अलग अलग हो सकती है। हो सकता है मान के चलिए किसी को हम थोड़ा सा ही डेमो दे, वो कहते हैं ना समझदार को इशारा ही काफ़ी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा बताने से ही वो समझ जाएंगे। तो टीचर क्या सोचेगा, भाई मैंने थोड़ी सी चीज़ समझा दी, सभी को चीज़ समझ में आ गई, लेकिन हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को समझ में ना आए, तो ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है समूह शिक्षण, टीम टीचिंग। जैसा नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर समूह शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही समय में बच्चों को ज्ञान देते हैं। दोबारा से देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, समूह शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक यानी कि टीचर, दो या 2 से अधिक टीचर एक ही समय में बच्चों को ज्ञान देते हैं। इसमें हो सकता है एक शिक्षक सैद्धांतिक बातों का जिक्र करे तो दूसरा शिक्षक बच्चों को व्यवहारिक रूप से बात समझाए। ये वही चीज़ आगे दोस्तों, हो सकता है एक टीचर थ्योरी बताए और दूसरा टीचर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाए, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों इसके अंदर। इस दौरान विचार गोष्ठी, परिसंवाद, पैनल चर्चा भी हो सकती है। समूह शिक्षण के क्या क्या लाभ है दोस्तों, इस विधि में बच्चों द्वारा सबसे अधिक विषय को साझा किया जाता है। यानी कि जब 2 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, 3 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को हम समझ पाएंगे। इसमें काफ़ी तरह के उपकरणों और शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग टीचर होगा, उनके पढ़ाने का तरीका अलग होगा, टेक्निक अलग होगी, तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके ज़रिए शिक्षण में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है टीचिंग के अंदर। समूह शिक्षण की क्या क्या नेगेटिव बातें दोस्तों, क्या क्या हानि है, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें अधिक शिक्षक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे ऊपर पता ही चल रहा है ना, जैसे समूह शिक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पढ़ाए, टीचर पढ़ाए, तो सीधी सी बात है उसमें ज़्यादा टीचर की आवश्यकता होगी हमें। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने में उपयोगी नहीं है। हो सकता है कई ऐसे हो जिसके अंदर हमें ज़्यादा टीचर की ज़रूरत ही ना हो, एक ही टीचर अच्छे तरीके से समझा सके। इस विधि में विशेष ज्ञान वाले शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अगर इसके अंदर विशेष नॉलेज वाला टीचर नहीं है, अगर हम ऐसे ही कोई टीचर ले आए तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमें अलग अलग विषय के हमें स्पेशलिस्ट लेके आने पड़ेंगे, तभी हमारी समूह शिक्षण विधि कामयाब होगी। इस विधि में योजना निर्माण और निर्धारण में काफ़ी समय लग जाता है। इसमें पूरी प्लानिंग बनानी पड़ती है, कब कौन पढ़ाएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रायोगिक विधि है। ठीक है, जैसे माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म, जैसे नाम से पता चल रहा है छोटे लेवल पे कार्य करना, छोटे लेवल पे टीचिंग करना। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक लाभान्वित करने का तरीका है, यानी कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं। कौशल का प्रयोग कर बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप को इसके अंदर पढ़ाया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से।
देखिए दोस्तों, इसके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। माइक्रो टीचिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म छोटे लेवल पे बच्चों को समझाना। अगर हम छोटे लेवल पे समझाएंगे बच्चों को, तो एक तो क्या होता है कि छोटे लेवल पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, हेजिटेट नहीं होते। एक तो मान के चलिए क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, तो उसके अंदर वो कतराएंगे, वो हेजिटेट होंगे कोई भी क्वेश्चन पूछने में। लेकिन अगर 10 ही बच्चे हैं तो उनके अंदर हो सकता है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो इसके अंदर ये है दोस्तों, और काफ़ी तरह की चीज़ें दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है। इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, हम विशेषताएं देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि कोई भी अगर हम नई टेक्निक सिखा रहे हैं, नई स्किल सिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या है कि उसे जल्दी आत्मसात करेगा, जल्दी उसको अपनाएगा। छोटे लेवल पे अगर हम उसको करेंगे, अगर बड़े लेवल पे करेंगे तो वो जल्दी से सीख नहीं पाएगा, जल्दी से उसको अपना नहीं पाएगा। और इसके अंदर क्या है, कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाता है। इसके अंदर क्या है कि छोटे लेवल पे जब हम करेंगे तो नई नई स्किल बच्चा सीख सकता है उसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाता है। उसमें क्या है कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। जब बच्चे को हम छोटे लेवल पे पढ़ाएंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी है। तो दोस्तों कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसान, आप कर लेना। और माइक्रो टीचिंग का साइकिल का है, साइकिल आप देख लेना दोस्तों, और ये कर लेना क्योंकि एक बार इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर लेसन प्लानिंग करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, उसके बाद में शिक्षण टीचिंग करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लेसन की प्लानिंग बनाते हैं, भाई कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। उसके बाद में हम टीचिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से, क्या उनका जवाब है, क्या उनको समझ में आया है या नहीं आया, उनसे हम फीडबैक लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पुनः पाठ योजना बनाते हैं, री लेसन प्लानिंग बनाते हैं। जो हमने फीडबैक लिया है उससे हम देखते हैं भाई बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, तो उससे हम री लेसन प्लानिंग बनाते हैं। फिर पुनः टीचिंग करते हैं, दोबारा से टीचिंग करते हैं, और फिर दोबारा से इसके अंदर फीडबैक लिया जाता है। तो दोस्तों ये साइकिल भी देख लेना आप माइक्रो टीचिंग का, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, समूह शिक्षण की विशेषताएं क्या है, माइक्रो टीचिंग की क्या क्या खूबियां हैं। इसमें जो संख्या होती है दोस्तों बच्चों की 5 से 10 के बीच होती है। शिक्षण अवधि 5 से 10 मिनट के बीच में होती है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें से पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो इसमें से क्वेश्चन आ चुका है कि शिक्षण की अवधि कितनी होती है। तो इसके अंदर अवधि होती है 5 से 10 मिनट के बीच में होती है। वास्तविक छात्रों की जगह अधिकांश सहपाठी ही छात्र की भूमिका अभिनीत करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब छोटे लेवल पे होते हैं तो हम भी डिस्कस करते हैं, जो बच्चे होते हैं ना वो भी डिस्कस करते हैं एक दूसरे से कि ये तो ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे है वैसे है। क्या, क्योंकि वहाँ पे ना उनको बिल्कुल एज ए फ्रीडम, वो अपने आप को फ्री समझते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर बात करने का, कुछ भी चीज़ समझने का। इसमें पुनः सुधार का अवसर, अगर बच्चा गलती कर देता है तो वो दोबारा से उसको ठीक कर सकता है, क्योंकि उसको डर नहीं है ना कि ज़्यादा नहीं है, मेरी बेइज्जती नहीं होगी, तो वो बिल्कुल आसानी से दोबारा से उसको ठीक कर सकता है। यह छात्र अध्यापक केंद्रित होती है। ये क्या है दोस्तों, दोनों इसके अंदर होते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों सेंटर में होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम बात करें दोस्तों, ये पढ़ लेना, वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। यह लघु अवधि में अधिक दक्ष बनाती है, ये कम समय में ज़्यादा नॉलेज देती है, ज़्यादा हमें दक्ष बनाती है, ज़्यादा कैपेबिलिटी हमें विकसित करती है। प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त होती है। फीडबैक जो होता है दोस्तों बहुत जल्दी प्राप्त होता है, स्टूडेंट से भी, टीचर से भी, हर जगह से इसके अंदर। देख लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करते हैं समीक्षा विधि। इस विधि के अंदर क्या होता है, चर्चा विधि, समूह शिक्षण, व्याख्यान विधि, इन सभी अवलोकन करने को समीक्षा विधि कहते हैं। यानी कि एनालिसिस करना, सीधी सी बात है, समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों, समीक्षा का मतलब ये होता है जो सच है, जो सही है सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, यानी कि सही फीडबैक देना, सही तरीके से उसका अवलोकन करना, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा समीक्षा विधि होता है। इसमें शिक्षक अवलोकन करता है कि उसने क्या पढ़ाया है, कितना काम रह चुका है, उससे क्या क्या गलतियां हुई है, और उसे आगे कैसे पढ़ाना है। तो वो पूरी समीक्षा करता है, पूरा एनालिसिस करता है अपने आप का। आगे हम बात करते हैं दोस्तों
प्रश्नोत्तरी विधि। इसके अंदर इस विधि को सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से 3 बातों पे ध्यान दिया जाता है। नंबर 1 पे दोस्तों प्रश्न निर्माण, क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है। नंबर 2 पे प्रस्तुतिकरण, उनको प्रेजेंट किया जाता है। नंबर 3 पे बच्चों द्वारा ही नवीन ज्ञान देना। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। इसके अंदर मुख्य रूप से प्रश्नोत्तरी की जाती है, एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल जवाब किए जाते हैं और इस विधि में बच्चे अधिक सक्रिय रहते हैं। और हमने क्लास में भी देखा ना दोस्तों, आपको अगर याद हो तो जैसे छोटी क्लासों के अंदर पहले क्या होता था कि जैसे एक मॉनिटर को खड़ा कर दिया जाता था और वो उसे टीचर कहता था कि सभी से तेरे को क्वेश्चन सुनने हैं। ठीक है, और हमारी क्लास में जो मॉनिटर होता था, सभी की क्लास में होता था, वो सभी से क्वेश्चन सुनता था और क्या करता था पता है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता था, जो उसके मित्र होते थे, दोस्त होते थे, उनसे वो बहुत ही आसान क्वेश्चन सुनता था और उनको बैठा देता था। ठीक है, ऐसा होता था ना, तो काफ़ी मज़ा आता था उस टाइम। अगर आपकी ऐसी कोई याद है ना तो ज़रूर बताना दोस्तों, ज़रूर बताना कि क्या आपकी क्लास में कभी ऐसा हुआ, क्या आपने क्वेश्चन सुने बच्चों से क्लास में खड़े कर करके, और आपने किसको बैठाया है, अपने मित्र को बैठाया है या नहीं बैठाया है। तो बताना दोस्तों, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के जरिए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं प्रश्नोत्तरी विधि के अंदर। पूर्व ज्ञान को जांचना कि पहले उसको कितनी नॉलेज है, अभिप्रेरणा जागृत करना, कठिनाई जानना, ज्ञान का प्रयोग करना, सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, चिंतन व मौलिकता को विकसित करना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना और अनुशासन, पुनरावृत्ति। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों प्रश्नोत्तरी विधि के अंदर, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ग्रुप डिस्कशन मेथड के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी प्रकरण यानी कि कोई हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लेके या किसी समस्या को लेके उससे संबंधित पूर्णता पे विचार करते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों पे हम विचार करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हुए इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, यानी कि पूरा उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, उनकी तुलना तथा उनका मूल्यांकन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। और क्या क्या टाइप हो सकते हैं दोस्तों इसके, डिबेट हो सकते हैं, सिंपोजियम हो सकते हैं, पैनल डिस्कशन हो सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकते हैं। मेरिट ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या है दोस्तों, स्पष्टीकरण होना, चिंतन का विकास होना, समाधान की अभिवृद्धि तथा सृजनात्मकता का विकास, अज्ञात की खोज होना, ज्ञान एवं चिंतन का विकास और सहनशीलता का विकास, सभी स्तरों के लिए उपयोगी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान हो जाती है। इसके अंदर जो ग्रुप डिस्कशन करेंगे और उसके अंदर जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है। और जो स्टूडेंट कतराएगा बोलने से, जो बताएगा नहीं अच्छे से, तो वो पता चल जाएगा इसको नॉलेज कम है। उद्देश्यों की उपलब्धि, सामूहिक निर्णय लेना। ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होता है, हम सामूहिक निर्णय लेते हैं। सामूहिक अधिगम, एक साथ हमारा विकास होता है, सभी का विकास होता है। मान के चलिए एक कोई व्यक्ति ग्रुप के अंदर कुछ बातें बता रहा है तो उसको सुनने वाले तो बहुत से लोग हैं ना, तो उन सभी का विकास हो रहा है, सभी का अधिगम हो रहा है। सामाजिक अधिगम, हमें ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए। तो हमें सोशल अधिगम भी होता है, सोशल लर्निंग भी इसमें होती है। इसकी सीमाएं क्या हो सकती है, इसके दोस्त क्या क्या हो सकते हैं। सभी प्रकरणों या इकाइयों के लिए ये अनुकूल नहीं हो सकता। भटकने के अवसर, इसमें हम भटक सकते हैं क्योंकि ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है कोई बात करे, कोई कैसी बात करे, कोई कैसे इशारे करे होता है ना ऐसा। जब मान लो ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो काफ़ी बार स्कूल, यार जब मैं टीचिंग करता हूँ तो कितना यादें आती हैं हमारे स्कूल की। तो उसके अंदर क्या होता था, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो आप ज़रूर बताना। टीचर क्या करता था कि मेज़ के ऊपर वो समझाता था, क्वेश्चन समझाता था और कहता था कि सभी बच्चे आ जाइए, चारों ओर खड़े हो जाइए। तो वो चारों ओर खड़े हो जाते थे और तो एक दूसरे के पता है क्या करते थे, पीठ पे पेन चला देते थे, किसी को थप्पड़ मार देते थे पीछे से, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, छेड़ते थे, मज़े लेते थे। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, भटकने के अवसर हो सकते हैं। एकाधिकार और गुटबंदी भी हो सकती है इसके अंदर। अरुचिकर भावनाएं एवं तनाव इसके अंदर हो सकता है। सेकेंडरी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है ये। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है।
इसके अंदर क्या है दोस्तों, समस्या एवं रचनात्मक अमुक 1963 में एस बोर ने इसको दिया था दोस्तों। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के बारे में 1963 में एस बोर ने बताया था। इसको हम विचार मंथन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, समूह के सदस्य किसी समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसके अंदर कोई समस्या दी जाती है बच्चों को और बच्चे उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से वाद विवाद भी कर सकते हैं। इसके अंदर शिक्षक सभी के पॉइंट को किसी बोर्ड या कागज पर लिखता है। कोई समस्या दे देता है और पूछता है भाई हाँ जी इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए। अब अलग अलग स्टूडेंट बताते हैं कि सर इसका आंसर ये आएगा, ऐसे आएगा। हम क्लास में हुआ है ना, पहले एक क्वेश्चन देता था सर और फिर कहता था भाई बता इसका आंसर क्या आएगा। वो कहता था सर इसका ये, उसका बोर्ड पे लिख देता था। इस तरह से 5-10 स्टूडेंट के लिखता है और फिर लास्ट के अंदर टीचर हमें बताता है कि इसका रियल में आंसर ये होगा और इस तरह से होगा। और इसके क्या क्या चरण हो सकते हैं दोस्तों, समस्या का नियोजन करना, उप समस्या का चुनाव करना, समस्या के संबंध में योजना बनाना। ये शायद यहाँ पे फॉन्ट गलत हो गया है यहाँ पे। साधनों का चयन, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, विचारों का निर्णय करना, विचारों का चयन करना, विचारों का परीक्षण। और ये देख लेना दोस्तों, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। इसमें आए हैं, वैसे आए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में से 2 क्वेश्चन आए हैं आज तक, फिर भी आप इनको देख लेना दोस्तों। लाभ क्या क्या है दोस्तों, ध्यान उत्तेजित करना, इससे क्या है कि अट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। अभिरुचि का विकास, कल्पना का विकास, स्टूडेंट सोचते हैं भाई हाँ इसका क्या आंसर आ सकता है, क्या आंसर आ सकता है, बहुत अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। विचारों का विकास, समाधान खोजना, उसमें देखते हुए इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है इसका। प्रसन्नता एवं संतुष्टि, प्रसन्नता कब होती है, जब मान के चलिए 10 स्टूडेंट से हमने पूछा क्वेश्चन और 10 में से 2 स्टूडेंट का राइट हो जाता है और हम कहते हैं भाई इन 2 स्टूडेंट का राइट हुआ है, तो उनको बहुत खुशी होती है इसके अंदर। तो ये चीज़ें दोस्तों इसमें। आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल टीचिंग मेथड के बारे में। इसके बारे में J.S. बर्नर ने बताया था और इसके अंदर जैसे नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से पढ़ना इसके अंदर। और इसमें नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है, इसमें तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है जिसमें नवीन तथ्यों का बोध होने लगता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम मान के चलते हैं हम डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ते हैं, तो उसमें हमें खुद खोजना होगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसका प्रॉब्लम भी हमें खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हम व्यक्तिगत रूप से पढ़ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हमें टीचर आए कोई बताने के लिए या कोई बुक हमारे पास हो। तो ये होता है दोस्तों इसके अंदर। विशेषताएं क्या होती है इसके अंदर, खोजकर्ता बन जाता है इंसान। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जब मैंने डिस्टेंस एजुकेशन की थी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को फाइंड आउट करनी पड़ी थी, बहुत फाइंड आउट करना पड़ा था मेरे को, कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी। तो खोजकर्ता बन जाता है अपने आप में। चिंतन एवं सूझबूझ का उपयोग करता, वो सोचता है और वो देखता भी क्या सही है क्या गलत है, कैसे करूं मैं क्या ना करूं, तो वो काफ़ी सोचता है उसके बारे में। रचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक, इसमें क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। अभी हम किसी चीज़ को किस तरह से जल्दी कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, ये हमारे क्रिएटिविटी आनी शुरू हो जाती है इसके अंदर। रोचकता बढ़ती है इसके अंदर, नए ज्ञान की खोज होती है इसके द्वारा। विश्लेषण एवं संश्लेषण की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि जब हम खुद करके देखेंगे तो उसमें हमारा माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। और प्राप्त ज्ञान स्थायी, इसके अंदर जो ज्ञान प्राप्त होगा ना वो स्थायी होगा। वो स्थायी क्यों होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने खुद की है, प्रैक्टिकल की है, अपनी ओर से की है, इसलिए ये क्या होगा, स्थायी होगा, परमानेंट होगा। इसकी सीमाएं क्या हो सकती है, क्या क्या दोष हो सकते हैं। विषय प्रकरण पर लागू नहीं है, यानी कि हर किसी चीज़ के ऊपर ये लागू नहीं हो सकता। शिक्षण मंद गति, इसके अंदर जो शिक्षण है दोस्तों वो धीमी गति से हो सकता है। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, अपने आप सीखी होंगी, जैसे कंप्यूटर चलाना अपने आप सीखना, ठीक है। हम कोई चीज़ अपने आप सीख तो लेते हैं लेकिन उसके अंदर टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर वहाँ पे हमें कोई टीचर बताने वाला हो, कुछ कोई हेल्प करने वाला हो, तो उस चीज़ को हम जो चीज़ हम 1 साल में सीख रहे हैं ना अपने आप, वो हो सकता है हम 3 महीने में सीख जाएं। तो ये चीज़ होती है दोस्तों।
आगे हम बात करते हैं स्वतंत्र अध्ययन नीति, ओपन लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क, विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में कार्य करना, स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करना, व्यक्तिगत गुणों का विकास, मूल। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, भाई तू जो चाहे वो कर ले। देखिए हमारे वो होते था ना, जैसे स्कूल के अंदर लास्ट की घंटी होती थी, कई बार आपको पता होगा, उसके अंदर ये होता था पूरी छूट थी, किसी भी विषय का काम करो, कुछ भी करो, पूरी छूट थी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एज ए ओपन लर्निंग उसको हम बोलेंगे। यहाँ पे पूरी छूट होती है स्टूडेंट को भी, वो कुछ भी पर करे। और इसके अंदर क्या होता है, असाइनमेंट मेथड के अंदर, इसमें आगे दोस्तों हमारे पास असाइनमेंट मेथड, अभिप्रेरणा और अंतर्दृष्टि व समझ विकसित करना। ये फिर से फॉन्ट चेंज हो गया। देखिए इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, हम ठीक कर रहे हैं। जब हम पीडीएफ क्रिएट करते हैं ना, तो पीडीएफ क्रिएट करने में फॉन्ट चेंज हो जाते हैं, काफ़ी बार ये प्रॉब्लम होती है। अध्ययन की आदत विकसित करना, असाइनमेंट मेथड। देखिए असाइनमेंट जब हम किसी को देते हैं, कुछ वर्क करने को देते हैं, तो उससे आदत पड़ जाती है, काम करने की आदत पड़ जाती है बच्चे के अंदर। और निर्देशन प्रदान करना, आत्म प्रेरित कार्य एवं सहयोग को प्रोत्साहन देना। जब हम असाइनमेंट देते हैं तो बच्चे के अंदर क्या, आत्म प्रेरित, वो अपने आप को प्रेरित करता, भाई मेरे को ये काम करना है, अगर मैं काम करूँगा तो मेरे को कल गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा, है ना। याद है वेरी गुड मिला है, मिला या नहीं मिला, मिला तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना किन किन को वेरी गुड मिला है। और वेरी गुड मिलने में कितने खुश होते थे। आज चाहे कुछ भी दे दो, है ना, आज वो खुशी है ही नहीं यार, क्या करें क्या करें। ऐसा मन कर रहा है ना दोबारा से बच्चे बन जाए और फिर वेरी गुड ले, कितना मज़ा आता था यार एक छोटे से वेरी गुड के अंदर। तो क्या करें, यादें हैं बस। ये पढ़ लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इमोशनल चैप्टर है ये टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर ऐसे देखे तो कुछ भी नहीं है, अगर ध्यान से पढ़े, फीलिंग में बह के पढ़े तो काफ़ी इमोशनल है ये जी। और क्या क्या प्रकार हो सकते हैं इसके, ये देख लेना दोस्तों। निपुणता, ड्रिल संबंधी, अनुसंधान संबंधी, औपचारिक संबंधी, ये पढ़ लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूरिस्टिक शिक्षण, ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या है कि बच्चे को खुद खोजबीन करनी होती है, बच्चे को समस्या दे दी जाती है और वो खुद फाइंड आउट करता है कि इसका हल क्या होगा, किस तरह से हमें इसका हल निकालना है, बच्चा सोचता है इसके बारे में। अध्यापक की सहायता और परामर्श की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ही समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है। और ये इसमें देख लेना दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने इसमें दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगमन विधि की बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। देखिए आगमन विधि के अंदर क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं। जैसे कि मान के चले हम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देंगे, सबसे पहले उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहे हैं उसको, तो उसको एग्जाम्पल देंगे ना। जैसे कि सेब है, सेब को ऊपर से छोड़ते तो नीचे गिरता है, या फिर कोई भी चीज़ लेंगे उसके सामने और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उदाहरण देंगे, तो क्या है कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाएगा। आगमन विधि के अंदर उदाहरण दिया जाता है। ये देखिए जैसे इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आगमन उदाहरण, ठीक है, आगमन मीन्स उदाहरण, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। और ये प्राथमिक स्तर पर ही सबसे अधिक अच्छी विधि है। प्राथमिक स्तर पे मीन्स जब बच्चा स्कूल में पढ़ने लगता है तब ये काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। आगे है हमारे पास निगमन विधि है, डिडक्टिव मेथड है दोस्तों। निगमन विधि में हम पहले नियम देते हैं। अब देखिए इसका भी आ गया ना, इसका भी देखिए हिंट मिल गया। निगमन विधि मतलब नियम, निगमन नियम। निगमन विधि में हम सबसे पहले नियम देते हैं बच्चों को और उसके बाद में हम किसी चीज़ का किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चा नियम को आत्मसात करके तेजी से सीख लेता है, बाद में वह नियमों से नियम बनाना भी सीख लेता है। जैसे मैथ का एग्जांपल ले, मैथ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से फिर हम अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, निगमन विधि कहेंगे। अब ये चीज़ समझ में आ गई ना अच्छे से। देखें आगमन विधि के अंदर क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं,
निगमन विधि के अंदर क्या करते हैं, नियम देते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बता दी है, आप याद रख लेना और कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और इनसे रिलेटेड दोस्तों आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लाइव मॉक टेस्ट में करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है, अगर कुछ यादें ताज़ा हुई है, कुछ किसी से क्वेश्चन वगैरह सुने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना दोस्तों। देखते हैं किस किस को क्या याद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।